वाह 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 वाह, बहुत धैर्य है आप में। अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। मेरे मीडिया के साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूं, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। आज लोकतंत्र खतरे में है। अगर सरकार सवाल उठाने वाले को 8 सालों के लिए संसद से निकाल सकती है, अगर कह सकती है कि तुम्हें चुनाव लड़ने की ही इजाजत नहीं है, तो बहुत गड़बड़ है। आप उसको पप्पू बनाते हैं। पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों, डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। मैं जानती हूं कि आपको लाइन भेजी जाती है कि आज आपको ये कहना है, आज आपको ये लिखना है। सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की, और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता। आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती। यहां पे बैठे हुए मेरे मन में एक पुरानी बात आई, 32 साल पुरानी बात है। मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा 3 मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी। उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला, फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं। तो मां ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत वो था, तो मां ने कहा नहीं, तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा, और 3 मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था, और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है।
आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं, कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे? कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है, इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस देश के लोकतंत्र को, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुषों ने डाली है। कांग्रेस पार्टी लड़ी इस देश की आजादी के लिए, और आज भी इस देश की आजादी के लिए ही लड़ रही है। कभी कभी मैं सोचती हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है। क्या देख नहीं रही है क्या हो रहा है? क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है, गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है? किसकी संपत्ति है? ये राहुल गांधी की संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है। ये पीएसयू किसके हैं? किसके लिए बनाए गए? आपके लिए बनाए गए, जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इसी से तो आपका रोजगार आता है, छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापारियों से आपका रोजगार आता है, किसी बड़े अडानी से नहीं आता। रोजगार नहीं देते, छीनते हैं आपका रोजगार। तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप गैस के सिलेंडर के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं, और यहां आपकी सारी संपत्ति किसी को सौंपी जा रही है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है,
आंखें खोलिए। आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? बीसों हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनकी हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते? गांधी पर जितना फंदा कसने की कोशिश बीजेपी कर रही है उतना ज्यादा खुद फंसती जा रही है। आप आश्चर्य करेंगे कि आखिर इस सेंटेंस से मैं शुरुआत क्यों कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सेंटेंस की बात आखिर तक लेकर चलते हैं। दरअसल आज फिर इसी बात का एक और उदाहरण यानी एग्जाम्पल देखने को मिला है। आपको बता दूं कि 4 साल पुराने एक मामले में आज सूरत, जी हां, सूरत आप जानते हैं गुजरात का बहुत ही ऐतिहासिक शहर है और बिजनेस शहर कह सकते हैं वो है, और सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। मामला 2019 के चुनावों के दौरान का है, जब कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी उपनाम को लेकर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी का इशारा देश का पैसा लूटकर भागे नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोगों पर था। लेकिन बात इतनी दूर तक जाएगी ये किसको पता था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो बहुत सारी बातें करते आए हैं। क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या बीजेपी के लोग नहीं कहते आए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को 2 साल की सजा हो गई हो। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या था उस कोलार कर्नाटक के 2019 के चुनावी भाषण में। जरा सुनिए। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो राहुल के इस बयान के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और धारा 500 के तहत उनकी कथित टिप्पणी के लिए शिकायत दर्ज की कि मोदी उपनाम वाले सभी लोगों को बदनाम किया गया है। अदालत में मामला चला और अब 4 साल बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई है और उच्च अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन का वक्त भी मिला है और तब तक राहुल की सजा निलंबित रहेगी। इस घटना के बाद देश में सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि एक पक्ष में राहुल गांधी हैं तो दूसरे पक्ष में भाजपा है, नरेंद्र मोदी हैं। दरअसल बीजेपी के लिए राहुल गांधी एक ऐसी उलझन बन चुके हैं जिनसे किस तरह पार पाया जाए ये वो समझ ही नहीं पा रही है। उन पर जितने प्रहार बीजेपी के लोग कर रहे हैं एक भी असर नहीं कर रहा है, बल्कि राहुल गांधी पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थक और उनकी पार्टी ने आज डरो मत का नारा एक बार फिर से बुलंद कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी के समर्थक और उनके पार्टी के कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी नहीं मांगना चाहिए। और साथ साथ राहुल का एक पुराना वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें राहुल गांधी ने साफ कहा था कि मैं मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। आइए उसको भी सुन लेते हैं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है और उनके जो असिस्टेंट है अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है।
तो दरअसल ये भाषण 14 दिसंबर 2019 का है, जब रामलीला मैदान, दिल्ली का रामलीला मैदान आपको पता ही है, रामलीला मैदान में देश बचाओ रैली को राहुल गांधी ने संबोधित किया था। माफी की बात और आज फिर से याद कर रहे हैं लोग राहुल गांधी के इस बयान को, इस भाषण को। खैर, हम सब देख ही रहे हैं दोस्तों कि इन दिनों राहुल गांधी से उनके ब्रिटेन में दिए गए बयान पर माफी की मांग संसद में चल रही है और संसद के लोग जो हैं वो बाहर भी, यानी कि बीजेपी के लोग खासकर, वो बाहर भी राहुल गांधी से, राहुल गांधी माफी मांगो की मांग कर रहे हैं या बात कह रहे हैं, और उधर संसद लगातार ठप हो रही है और राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की तैयारी भी चल रही है ताकि उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाए। इस फैसले के बाद फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या इससे राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर किसी सांसद या विधायक को 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है और साथ ही वो 6 साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ सकते। राहुल गांधी को अब इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट में अपील करके इस फैसले पर स्टे लेना होगा, यानी फिलहाल राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है वो खत्म होने के आसार हैं। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी से ज्यादा जो तकलीफ है वो बीजेपी को हो सकती है। क्यों हो सकती है? दरअसल राहुल गांधी जब तक सांसद हैं तब तक उन्हें घेरना आसान रहेगा, लेकिन जिस दिन वे सांसद नहीं रहेंगे, यानी संसद से बाहर हो जाएंगे, उस दिन जनता के बीच उनकी पैठ और गहरी हो जाएगी, ये तय मानिए। वैसे भी सूरत की अदालत के फैसले के बाद उन्होंने गांधी जी के आदर्शों को याद करते हुए एक ट्वीट किया है। क्या कुछ ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है, आइए जरा वो भी देख लेते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। ये महात्मा गांधी का कोट है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन, महात्मा गांधी। और इसे सजा पाने के बाद तुरंत बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। तो राहुल गांधी के इस ट्वीट से दोस्तों समझा जा सकता है कि वे झुकने वाले नहीं हैं। वैसे भी अगर यह फैसला 6 महीने पहले आया होता, जी हां, अगर यह फैसला आज से 6-8 महीने पहले आया होता तब शायद बीजेपी इसका कुछ फायदा ले सकती थी, लेकिन अब तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद वाले शख्स हैं जिन्होंने पूरी यात्रा के दौरान नफरत के खिलाफ प्यार का संदेश दिया है। लाखों लोगों ने उनके इस संदेश को सुना और महसूस किया है। इसीलिए अब राहुल गांधी के लिए सहानुभूति और बढ़ेगी और लोगों के साथ साथ अब वो विपक्षी दल भी राहुल के लिए बोलते दिख रहे हैं दोस्तों, जो अब तक कांग्रेस के विरोध में दिखते थे। उदाहरण बताता हूं, जैसे अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को मिली सजा के बाद तुरंत बाद एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में क्या कुछ लिखते हैं जरा ले आइए स्क्रीन पर। ट्वीट में लिखते हैं अरविंद केजरीवाल, गैर भाजपा नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, साफ लिखते हैं, अंडर कोटेड, हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं। ये लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो राहुल गांधी पर अरविंद केजरीवाल का यह बयान राजनीति के बदलते मौसम को दिखा रहा है। केजरीवाल के अलावा अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। केजरीवाल के अलावा अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है देखिए। देश की मानहानि, जनता की मानहानि, सौहार्द की मानहानि, संविधान की मानहानि, अर्थव्यवस्था की मानहानि, भाजपा पर ऊपर लिखित न जाने कितने प्रकार के मानहानि के मुकदमे होने चाहिए। विपक्ष को नगण्य मुकदमों में फंसाकर अपना राजनीतिक भविष्य साधने वाली भाजपा विपक्ष की ताकत से डर गई है, ये कह रहे हैं। और @ राहुल गांधी, यानी सीधे राहुल गांधी को ये संबोधित कर रहे हैं इस ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के अलावा एक ट्वीट आता है तेजस्वी यादव का भी। तेजस्वी यादव हालांकि उसके बाद बाइट भी देते हैं। तेजस्वी यादव लिखते क्या है ट्वीट में देखिए। चक्रव्यूह रच विपक्षी नेताओं पर ईडी, आईटी, सीबीआई से दबिश करवाओ, फिर भी बात न बने तो घिनौने षड्यंत्र के अंतर्गत विभिन्न शहरों में आधारहीन मुकदमे करवाओ ताकि हेडलाइन मैनेजमेंट में कोई कोर कसर न रह जाए। ये संविधान, लोकतंत्र, राजनीति और देश के लिए अति गंभीर चिंता का विषय है। यहां भी # राहुल गांधी, यहां राहुल गांधी के लिए तेजस्वी यादव के बाद संजय राउत, जी हां शिवसेना
संजय राउत, वो भी ट्वीट कर रहे हैं। संजय राउत ने क्या ट्वीट किया है? जिस कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई वो कोर्ट गुजरात में है, सो नो कमेंट्स। साफ लिख रहे हैं, इसलिए नो कमेंट्स। अगर किसी को लगता है कि विपक्ष डर जाएगा, मैदान छोड़ेगा, तो ये गलत सोच है। हम संघर्ष करेंगे। जय हिंद। @राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दोनों के लिए डायरेक्ट। और फोटो है एयरपोर्ट से निकलते हुए, दिल्ली एयरपोर्ट से निकलते हुए, सूरत से लौटकर दिल्ली आते हुए और दिल्ली एयरपोर्ट से निकलते हुए राहुल गांधी। ये है संजय